स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को नीति शास्त्र के इतिहास और उसके स्वरूप के बारे में बतलाना चाहूँगी। यदि हम मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करें तो किसी सीमा तक हम नीति शास्त्र के स्वरूप को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो हम ये बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा है, अमुक व्यक्ति का चरित्र बुरा है। हम ये बोलते हैं कि उसका कर्म उचित है, उसका कर्म अनुचित है। या फिर हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग, नैतिक शब्दों का हम अपने दैनंदिन जो भाषा है उसमें प्रयोग करते हैं कि विशेष परिस्थिति में हमें ये कर्म करना चाहिए था या ये कर्म नहीं करना चाहिए था, या हमें विशेष परिस्थिति में ये कर्म करना हमारा कर्तव्य है या ये कर्म ना करना हमारा कर्तव्य नहीं है। तो इस प्रकार के जो उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ, कर्तव्य, ये जो शब्द हम प्रयोग में लेते हैं, इनका वास्तविक अर्थ क्या है और जिन वाक्यों में इन शब्दों को प्रयोग किया जाता है वो नैतिक वाक्य कहलाते हैं। तो ये नैतिक वाक्यों का वास्तविक तात्पर्य क्या है? तो इस प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं तो हम किसी हद तक नीति शास्त्र को समझ सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि जो नैतिक वाक्य है जिनमें नैतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नैतिक निर्णय जो हैं, क्या इनकी तर्क संगतता के लिए कोई कारण प्रस्तुत किए जा सकते हैं? यदि इनकी तर्क संगतता को सिद्ध करने के लिए जो कारण प्रस्तुत किए जाते हैं, क्या वो कारण है वो किस सीमा तक उचित है, किस सीमा तक वो इनकी तर्क संगतता को सिद्ध कर पाते हैं? जो इस प्रकार के प्रश्न हैं, इनके आधार पर भी नीति शास्त्र को समझा जा सकता है। तीसरा यह है कि मनुष्य जो है वो कुछ कर्म करने अथवा न करने के लिए किस सीमा तक स्वतंत्र है? क्या वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है या वो किस सीमा तक स्वतंत्र है? और स्वतंत्रता पूर्वक वह जो कर्म कर रहा है उस कर्म के लिए वो कहाँ तक उत्तरदायी है? क्या वह पूर्ण रूप में उत्तरदायी है या उत्तरदायित्व की क्या सीमा है उसकी? ये जो प्रश्न है इसके द्वारा भी हम नीति शास्त्र को समझ सकते हैं। चौथी बात यह है कि मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए, या फिर मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है या कौन से कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। ये जो प्रश्न है ये भी इसी में शामिल किया जा सकता है। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि मनुष्य को अपने हित व सुख के लिए कर्म करना चाहिए या दूसरे के हित या दूसरे के सुख के लिए भी कर्म करना चाहिए। और यदि मनुष्य के जीवन में अपने सुख व हित व दूसरे के सुख व हित के जो कर्म है उनमें कभी संघर्ष की स्थिति आती है तो कौन से प्रकार के कर्म का मनुष्य को चुनाव करना चाहिए और कहाँ तक वो उचित है, इस प्रकार के प्रश्न का भी चर्चा कर सकते हैं हम। फिर यह है कि यदि व्यक्ति और समाज में कभी संघर्ष की स्थिति आती है या विरोधाभास की स्थिति आती है तो इस संघर्ष या विरोधाभास को किस सीमा तक समेटा या सुलझाया जा सकता है या किस आधार पर सुलझाया जा सकता है? क्या ऐसे मापदंड हैं, क्या ऐसे उपाय हैं? तो इस प्रकार की चर्चा है वो भी नीति शास्त्र के अंतर्गत की जाती है। नीति शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अपराध और उन अपराधों के निराकरण के उपाय और अपराधों के संदर्भ में जो दंड के प्रावधान किए गए हैं उसकी भी चर्चा की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण नीति शास्त्र में यह बतलाया जाता है कि मानव के जीवन का क्या आदर्श है और उस आदर्श या ध्येय तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये किस सीमा तक पहुंचा जा सकता है, क्या ऐसे उपाय हैं। इन सब की ओवरऑल जो चर्चा है वो नीति शास्त्र में की जाती है और प्रत्येक प्रश्न जो मैंने अभी आप लोगों को बताया उस प्रश्न के उत्तर में कोई ना कोई वाद या कोई ना कोई सिद्धांत या कोई ना कोई दार्शनिकों ने अपने अपने विचार रखें। इसके आधार पर आगे नीति शास्त्र में लंबी चौड़ी चर्चा की जाती है, जैसे परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र, सापेक्ष परिणाम सापेक्ष नीति शास्त्र। इसके अंतर्गत नीति शास्त्र को आगे डिस्टिंग्विश बांटा भी गया है। तो आगे पूरी चर्चा है वो इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती है। अब हम चर्चा करेंगे कि नीति शास्त्र का इतिहास क्या है, कब यह उत्पन्न हुआ, कैसे ये विकसित हुआ, इसकी चर्चा हम करेंगे। जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने लगा तभी से ही नीति शास्त्र का उदय प्रारंभ हुआ।
जब मनुष्यों ने मिलजुल कर समाज के निर्माण की जब बात की कि समाज में जो मनुष्यों में जो आपसी संघर्ष या तनाव की स्थिति हो रही थी, उन सब से निपटाने के लिए एक सामाजिक जीवन को शांतिपूर्वक सुखपूर्वक जिया जाए, जब ये इस प्रकार का समझौता हुआ, इस प्रकार का निर्णय लिया गया, तभी से ही नीति शास्त्र प्रारंभ हो गया। और इन जो मनुष्य के जीवन में व्यवहारिक समस्याएं आने लगी, उनके समाधान के लिए मनुष्यों को कुछ ऐसे नियम की आवश्यकता पड़ी जो कि मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की रुचि, उसके उद्देश्य, उसके स्वार्थ, इन संघर्षों के, इनसे उत्पन्न होने वाले संघर्षों को कहीं ना कहीं किसी सीमा तक, इन संघर्षों को जिसके द्वारा समाधान किया जा सके, जिसके द्वारा सुलटाया जा सके, इस प्रकार के नियम की आवश्यकता पड़ने लगी। और इस प्रकार के नियमों के आधार पर ही प्रारंभ में जो मनुष्य का जीवन है परस्पर सामंजस्यपूर्ण या सुखपूर्वक चलने लगा। कहीं ना कहीं ये जो नियम है जिसके द्वारा समाज में शांति, एक रूपता लाने का प्रयास किया गया, इन्हीं नियमों ने कहीं ना कहीं सामाजिक नियमों और परंपराओं का और रीति रिवाजों का जो ढांचा है वो ग्रहण कर लिया। कहीं ना कहीं ये जो नियम है ये हमारी सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज के रूप में पहचाने जाने लगे। और कहीं ना कहीं आगे चलकर सामाजिक रीति रिवाज और नैतिक नियमों में किसी प्रकार की पृथकता जो है वो नहीं रही, लगभग ये समान ही दिखने लग गए। तो कहीं ना कहीं जो नीति शास्त्र का या मॉरल फिलॉसफी है, नीति शास्त्र जिसे एथिक्स भी बोलते हैं, एथिक्स और मॉरल फिलॉसफी का कहीं ना कहीं जो शाब्दिक तात्पर्य है वो भी रीति रिवाज ही कहा जाता है। तो ये जो पूरी नीति शास्त्र का जो इतिहास है, जो वो समाज में रीति रिवाज और सामाजिक परंपराओं से आपस में गुथा हुआ या जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एथिक्स जो शब्द है, एथिक्स शब्द यूनानी भाषा के एथिका से बना हुआ है। और ये यूनानी भाषा की जो एथिका शब्द है वो यूनानी भाषा की एथोस से उत्पन्न हुआ है। एथोस का शाब्दिक तात्पर्य रीति रिवाज या सामाजिक परंपरा है। और मॉरल फिलॉसफी है, उसमें मॉरल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मोरेस से बना है, और मोरेस का भी तात्पर्य होता है रीति रिवाज। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये नीति शास्त्र में जो ये नियम है जिसके आधार पर समाज में शांति, सौहार्द और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का जो प्रयास किया गया, इन नियमों ने आगे जाकर रीति रिवाज का रूप ग्रहण कर लिया। परंतु अगर हम वर्तमान में देखें तो रीति रिवाज और जो नैतिक निर्णय हैं, जो नियम हैं, वो बिल्कुल पृथक माने जाते हैं। वर्तमान में जो मनुष्य के व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। अब उन्हें रीति रिवाज के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य के व्यवहार का जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है और कुछ आदर्श, मानक या मापदंड स्थापित किए जाते हैं जिसके आधार पर मनुष्य के व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सके और उचित अनुचित कर्मों के लिए कुछ मापदंड स्थापित किए जा सकते हैं और मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जा सके, ये सब चर्चा वर्तमान में नीति शास्त्र के अंतर्गत की जा सकती है।